जी आगे कितने आ गए? अस्सलाम वालेकुम। यस सर। चलो 2 मिनट और ठहर जाएं, आ जाएं जरा और थोड़ा सा।
एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर शोर बहुत है। किधर? सर यहीं पे सर, ग्रुप पता पे। नहीं, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। सर मुझे तो ज्यादा सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा? चलो मैं फैन ऑफ कर देता हूँ। सर आप लोगों की? शोर बहुत हो रहा है सर। अच्छा, एक मिनट कर देते हैं। जी अभी बताएं। सर अभी ठीक हो गए हैं। सर आप लोग मेरा पंखा बंद करवा दिया। अभी ऐसा करता हूँ, मैं म्यूट होकर फैन ऑन कर देता हूँ, क्या ख्याल है? अभी 1 घंटा मुझे नो सर। अभी 1 घंटा मुझे सर गर्मी, आपका 1 घंटा मुझे गर्मी में बिठाओगे? सर फिर आपका आवाज नहीं आएगा सर हमें। ठीक है। आवाज आएगा सर, इसके बस थोड़े कान कमजोर है इसलिए आप पंखा लगा दे। नहीं बस बंद कर। सर आप पंखा लगा दे, छोड़ दे इसे। नहीं बंद कर दिया, मुझे पता था कि उसका शोर आना है। पहले मैंने बंद किया हुआ था, लेकिन मुझे गर्मी लगने लगी, मैंने ऑन कर दिया। लेकिन बस आप ही ठीक। दरवाजा खोल लेते हैं। सर पंखा ऑन कर दे, मसला नहीं है सर, गुजारा कर लेंगे। जो पहले कहते और अभी सर को जब उसने बंद किया अभी। सर मुझे मालूम नहीं था सर कि आपने पंखा, मैंने कहा शायद किसी और का ऑन होगा सर। ये शोर सर पहले जिशान से आ रहा था सर। चलिए खैर, आप लोग तो म्यूट है, आप लोगों को शोर नहीं आएगा। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। उस दिन हमने लेक्चर 1 पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एलसी सर्किट। ठीक है जी। एलसी सर्किट क्या है? इंडक्टर एंड कैपेसिटर का जो है वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जिसमें ऑसिलेशन जो है हमने पढ़ा था कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है। यानी आप कैपेसिटर को चार्ज करके इंडक्टर के साथ लगा दें तो उसमें एनर्जी जो है या चार्ज वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। यानी एक दफ़ा इंडक्टर के पास एनर्जी आती है, एक दफ़ा कैपेसिटर, यानी एक दफ़ा कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाता है, फिर वो डिस्चार्ज होता है, इंडक्टर को मुकम्मल चार्ज करता है। इट्स मीन द एनर्जी ऑसिलेट बिटवीन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर। तो एक अनडैम्प्ड ऑसिलेटर को हम स्टडी कर रहे थे, उसी की कंटिन्यूटी में आगे जो है वो अभी हम बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? एक बंदा बता दे कोई। जी सर। अच्छा, बस जिसके साथ ना हो रही हो तो फिर वो बीच में बेशक हमें बता सकता है, फिर दोबारा रीस्टार्ट कर लेंगे। तो ये उसी एलसी ऑसिलेटर की कंटिन्यूटी में, यानी अनडैम्प्ड ऑसिलेटर जो था। ठीक है, ये तब तक अनडैम्प्ड हम इसे कंसिडर करेंगे जब तक कि हम इसमें रजिस्टर ना इंस्टॉल कर लें। जब रजिस्टर इसमें लगा देंगे तो फिर हम ये तस्वुर करेंगे कि अब जो ऑसिलेशन है वो डैम्प्ड। ठीक है, तो डैम्प को भी आज इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। ये तो थोड़ा सा ठीक है जी। तो जैसे लेके चलते हैं।
तो जिक्र हो रहा है चार्ज का, ठीक है जी। पहला फार्मूला जो आपको नजर आ रहा है वो सिंपल फार्मूला है, कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है Q इक्वल टू CB, ठीक है। उससे हमने वोल्टेज निकाली जो कैपेसिटर पे वोल्टेज डेवलप हुआ। हम असल में निकालने जा रहे हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम। तो इनिशियल जो इक्वेशन है VT इज इक्वल टू Q अपॉन C, ये वो बेसिक इक्वेशन है जो आपने पढ़ी हुई है। इसमें आपने वो अप्लाई कर दिया जो आपका सोल्यूशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सोल्यूशन है कि चार्ज जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। जब ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6 से आपने इसको जो है वो इधर पुट किया जो आपका लेक्चर 1 में थी इक्वेशन, ठीक है। तो Q नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आपने इसमें पुट किया। इसी तरह करंट जो है वो भी ऑसिलेट कर रही है, चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है, करंट भी ऑसिलेट कर रही है। करंट बेसिकली है ही चार्ज का फ्लो, ठीक है। चार्ज फ्लो करेगा तो इसका मतलब है कि देखें कैपेसिटर पे शुरू में चार्ज था, फिर आस्ता आस्ता वो डिस्चार्ज हो गया। इसी तरह इंडक्टर पे भी चार्ज होता है, इंडक्टर भी डिस्चार्ज हो जाता है। इट्स मीन देयर इज ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज। एंड इसी तरह हम कह सकते हैं कि करंट भी फ्लो कर रही है, एक दफा वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, एक दफा वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। सो देयर इज ऑसिलेशन इन द करंट एज वेल। तो इसे भी हमने इसी तरह जो है करंट की जो इक्वेशन है बेसिक उसे वो लिखा है, उसमें Q की वैल्यू पुट की, ये भी उसी तरह, ठीक है जी। और आगे इक्वेशन नंबर 10 जो आ रही है वो भी आपने देखा, उसके डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपने उसको डिफरेंशिएट किया है उससे आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो ये बन गई, ठीक है जी। माइनस ओमेगा Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये जब आपने इक्वेशन नंबर 10 के बाद जो है वो आपने आइडेंटिटी इस पे अप्लाई की है, प्लस माइनस साइन थीटा, ये आप अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं FSC लेवल पे भी। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई की है, तो ये माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, ठीक है। तो वी नो दैट कि कॉज जो है वो हमेशा साइन को, साइन से 90 डिग्री लीड कर रहा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि कॉज में जो अब वैल्यू आई है वो प्लस 90 के साथ इधर आ रही है। इसका मतलब है कि कॉज जो है वो 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। यानी हमने सिर्फ ये आइडेंटिटी जो है इक्वेशन नंबर 10 पे अप्लाई की। कॉज क्योंकि ये साइन माइनस के साथ था इसलिए यहाँ प्लस 90 जो है वो आ गया। ये कोई प्रॉब्लम हो मैं हम इस मैथमेटिकल में तो कोई स्टेप में इतनी प्रॉब्लम है नहीं, सिंपल है। It is clear from equation 9 and 11 that the current IT is 90 degree ahead of voltage. अब देखें इक्वेशन 9 और किसको 11 को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। 9 आप देखें, इक्वेशन किधर गई, 9 इक्वेशन कहाँ है, लेक्चर 1 में थी। हाँ वो मेरे लेक्चर 1 में मैं निकालता हूँ। नहीं मैं इसका नंबर डालना ही भूल गया, इधर ही एक मिनट। ये है, सॉरी ये नजर आ रही है, ठीक है। ये आप देखें वोल्टेज जो है वो क्या है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है, और वहां क्या आपको नजर आ रहा है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 90। तो ये बता रहा है कि 9 और 11 इक्वेशन क्या शो कर रही है कि ये वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है जब कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर जो है वो ऑसिलेशन हो रही होती है, ठीक है। तो 90 डिग्री वोल्टेज जो है वो क्या है, करंट जो है वो 90 डिग्री वोल्टेज से आगे है, प्लस 90 हमें यही शो करता है कि वो फेज लीड कर रहा है। और
वोल्टेज का जो फेज है वो लैग कर रहा है। इसको आप ग्राफिकली इस तरह शो कर सकते हैं। आप देखें जिस जगह पे वोल्टेज, इस ग्राफ को गौर से देखें, जिस जगह पे वोल्टेज 0 पे है, करंट वहाँ मैक्सिमम यानी 90 पे है। ठीक है, तो करंट जो है वो वोल्टेज को 90 डिग्री लीड कर रही है इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। अब यहाँ उसने एनर्जी कैलकुलेशन की है। एनर्जी के लिए भी बेसिक इक्वेशन जो है वो उसने उसको यूज किया है, जी जीशान। सर लेकिन हमें ये तो पता है ना कि बिना वोल्टेज के करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो यहाँ पर जैसे वोल्टेज 0 है तो करंट कैसे मैक्सिमम हो सकता है? किधर वोल्टेज 0? सर ये ग्राफ के अंदर ये वोल्टेज 0 है ना, तो सर यहाँ पर करंट आपने कहा कि वो मैक्सिमम है। ये वोल्टेज जो है वो आप अगर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं ना, देखें जब कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज मुकम्मल मैक्सिमम होता है, ठीक है, जब वोल्टेज के ऊपर जी आप कहते हैं कि वोल्टेज उसके ऊपर मैक्सिमम है लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसको जी अटैच करते हैं कैपेसिटर के साथ, ठीक, तो करंट मैक्सिमम जी होना शुरू कर देता है और उसके ऊपर जो वोल्टेज है वो 0 होना शुरू हो जाता है। जब वोल्टेज 0 हो जाता है उस टाइम तक मैक्सिमम करंट फ्लो कर चुका होता है। एंड इसी तरह जब रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है तब भी ये होता है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है समझना कि उस सिस्टम में वोल्टेज है ही नहीं। सॉरी, आवाज आ रही है? कनेक्शन में प्रॉब्लम आई है? जी जी सर। हाँ, इसका जी ये जी मतलब हरगिज नहीं कि उस सिस्टम में वोल्टेज है ही नहीं, इस तरह नहीं है। अच्छा ठीक है, यानी जी उसमें ठीक है आप ठीक है। देखें कैपेसिटर को आप फुली जब आपने चार्ज था उसमें एक मुकम्मल वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज मौजूद था। इनिशियली कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। जैसे ही आपने उसको सिस्टम के साथ जी अटैच सर किया, ठीक है, सिस्टम के साथ अटैच करने का मतलब है कि आपने उसको करंट पाथ दिया, तो अब करंट मैक्सिमम होती जाएगी, ठीक है, यानी वो मैक्सिमा की तरफ जाएगी जी सर और जो आपका जी वोल्टेज है कैपेसिटर के ऊपर वो मिनिमा की तरफ जाएगा। तो इस तरह हो रहा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ये कौन? किसने सर बोला? चलो ठीक है। तो ये है एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, पहले हमने उसकी सिंपल वोल्टेज और करंट की बात की है कि वोल्टेज करंट में जो है वो कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। तो एनर्जी ऑफ द चार्ज कैपेसिटर, जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो उसकी एनर्जी जो है वो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी है। ये बेसिक इक्वेशन है जो आप एफएससी लेवल तक पे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ उस इक्वेशन को यहाँ यूज कर रहे हैं। तो इधर भी वो सिंपली आपने क्यू की वैल्यू पुट की और ये रिजल्ट निकाल लिया। अब जारी बात है, इधर जो एनर्जी है वो कैपेसिटर के बाद पास जो है वो रुकी नहीं हुई, बल्कि कैपेसिटर जो है वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है इंडक्टर के पास, क्योंकि ऑसिलेटर है, ये एनर्जी ऑसिलेट कर रही है बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी जो है वो मुकम्मल तौर पे सप्लाई करेगा इंडक्टर को। ठीक है, तो ये पूरा जारी बात है, सप्लाई जब कर रहा होगा तो वो एक पूरा प्रोसेस हो रहा होगा कि कैपेसिटर में से एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, 0 की तरफ जा रही होगी, इंडक्टर में एनर्जी जो है वो मैक्सिमम की तरफ जा रही होगी। ठीक है, तो अब एक पोजीशन आएगी जहां वो एक दूसरे को कट करेंगे, यानी आधी इसमें होगी आधी इसमें होगी। तो इंडक्टर की जो एनर्जी है वो भी आप बेसिक इक्वेशन से उसको निकाल सकते हैं। तो आपने यहाँ भी सिंपली वो इक्वेशन यूज की है, आई स्क्वायर की वैल्यू जो है सिंपली पुट कर दी कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, और इधर एल ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो आपने लेक्चर 1 में पढ़ी थी वो यहाँ जो है पुट कर दी है। 1 ओवर एल सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो थी, 1 ओवर एल सी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर थी, जब आप से एल ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 ओवर सी आ गई। तो अब ये जो है आपके पास इंडक्टर की इक्वेशन है, लेकिन पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या है, इन दोनों एनर्जीज का सम होगा। ठीक है, तो ये आपने सिंपली उसको सम किया है, सम करने के बाद आपने आइडेंटिटी अप्लाई की,
आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद आपके पास जो टोटल एनर्जी आ गई वो आ गई हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी। अब आप इसमें देखें क्यू नॉट जो है वो मैक्सिमम चार्ज है उस सिस्टम का, वो भी कांस्टेंट है, वो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ये भी कांस्टेंट है, टू तो वैसे ही एक सिंपल नंबर है। तो इट्स मीन कि हमें इक्वेशन क्या बता रही है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, इट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। यानी अगर आप सिर्फ कैपेसिटर की बात करें, उस कैपेसिटर के अंदर जो है वो एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। अगर आप उस इंडक्टर की बात करें, उस इंडक्टर के अंदर भी एनर्जी जो है वो जीरो से मैक्सिमा, मैक्सिमा से जीरो की तरफ जा रही है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है ऑफ द सिस्टम इट इज कांस्टेंट। ये ग्राफिकली जो है ये यहाँ भी शो किया हुआ है इसमें एक जो है वो ग्राफ VL है और एक VC है, यानी वोल्टेज इन द इंडक्टर या एक वोल्टेज इन द कैपेसिटर, बल्कि आप इसको एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जाहिर बात है उसमें वोल्टेज स्टोर होगा तब एनर्जी स्टोर होगी। तो अब देखें जहां एक मैक्सिमम पे है दूसरा मिनिमम पे है, जब ये दूसरा मिनिमम पे है तो पहला मैक्सिमम पे है, और एक पोजीशन है जहां ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कट करने वाले का मतलब ये है कि अब इन दोनों की एनर्जी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो सेम है। और एक जगह जो है वो एक की एनर्जी मैक्सिमम है, दूसरे की जीरो है। इसका मतलब है कि कैपेसिटर ने अपनी एनर्जी मुकम्मल तौर पर इंडक्टर को सप्लाई कर दिया। दूसरी जगह जो है कैपेसिटर की मैक्सिमम होगी, इंडक्टर जो है वो मिनिमम पे है, उसने अपनी एनर्जी मुकम्मल तौर पे उसको ट्रांसफर कर दी। जी ताबीर। सर मेरा सवाल है कि जहाँ पर ये कट कर रहा है ग्राफ, इसका मतलब कि आधी एनर्जी जो है कैपेसिटर में है और आधी जो है इंडक्टर में है, ऐसा? जी जी ठीक, जी जी यही बता रहा हूँ। जी सर, ठीक है सर। ठीक है जी। यानी ये वो पोजीशन है जिसमें एनर्जी दोनों ने एक दूसरे को हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। तो ऑसिलेशन का मतलब ही ये है कि वो एक जगह स्टे नहीं कर रही। अब जब वो ट्रांसफर कर रहा है अपनी एनर्जी कैपेसिटर को या कैपेसिटर ट्रांसफर कर रहा है इंडक्टर को, तो इट्स मीन कि एक पोजीशन आएगी जहां वो हाफ में एक दूसरे को कट कर रहे होंगे ग्राफिकली। उसका मतलब ये है कि आधी एनर्जी अब इस टाइम कैपेसिटर के पास है, आधी इंडक्टर के पास है। और बाकी जो है वो सिंपली वही बता रहा है कि एक मैक्सिमम और दूसरा मिनिमम। तो ये सिस्टम वो है जिसमें किसी किस्म की डैम्पिंग नहीं है, यानी आपने एक दफा एक चार्ज कैपेसिटर को सिस्टम में अप्लाई कर दिया, वो कैपेसिटर की एनर्जी जो है बस वो ऑसिलेट करती रहेगी, और इस ऑसिलेशन को जो है वो जो यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही ऑसिलेशन जो है वो आपका, यानी आपके जो ट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है, जो वेव्स जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये ऑसिलेटर बेसिकली उनके अंदर लगे होते हैं। जो आपकी वेव जनरेशन हो रही होती है वो इसी तरह ही हो रही होती है। लेकिन जाहिर बात है ये तो एक आइडियल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि जिसमें किसी किस्म की डैम्पिंग नहीं है। आपने एक दफा कैपेसिटर लगा दिया तो इट्स मीन के इट विल कंटिन्यू ऑसिलेशन, ठीक है, जब तक कि उसमें कोई ब्रेक ना आ जाए, खुद से ब्रेक ना दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, सारी बात है आपने जितना भी आइडियल सिस्टम बनाया हो तब भी उस सिस्टम में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। जीरो रेजिस्टेंस वाला कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो जीरो रेजिस्टेंस रखता हो, ठीक है। हाँ, मिनिमम आप मैक्स कर सकते हैं, जितना मर्जी उसको आइडियल के क्लोज लेके जा सकते हैं, लेकिन तब भी उसमें डैम्पिंग का फिनोमेना होगा। तो उस डैम्पिंग को ख़त्म करने के लिए फिर सिस्टम को जो है वो कंटिन्यूस एनर्जी भी कुछ प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो ऑसिलेट करता रहे। आप उसको डीसी वैल्यू प्रोवाइड करते रहते हैं, फिर वो जो है ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है जी। तो ये तो था मेरा ख्याल खत्म नहीं हो रहा है क्या? हाँ, वो वाला हिस्सा खत्म हो गया। बाकी ये डैम वाइब्रेशन वाला ये मैंने इसमें डाला था, फिर दूसरे मैंने दोबारा जो है इसको डाला क्योंकि इसकी यहाँ में इक्वेशंस लिखना भूल गया था, ठीक है, इक्वेशंस के नंबर। तो इस पोर्शन को मैंने अगले लेक्चर में दोबारा डाल दिया, तो हम उसी में फिर जाके इसको करते हैं, डैम वाइब्रेशन को भी
इतने से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। जब आप लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, मुझे लगता है जैसे बैठे ही हैं। सर कैपेसिटर किस टाइम 0 हो सकते हैं और इंडक्टर किस टाइम 0 हो सकते हैं? मिनिमम थोड़ा सा ऊंचा बोलें। सर कैपेसिटर किस टाइम मिनिमम हो सकते हैं और इंडक्टर किस टाइम मिनिमम हो सकते हैं सर? ये टाइम वाला सवाल तो बहुत मुश्किल है, तो जिस टाइम आपने लगाया होगा उसी टाइम की बात है। हेलो सर, आवाज सर? जी जी आ रही है। ये इसी ग्राफ पे देखें ना। अच्छा सर ठीक है। एक मिनट ठहर जाए जरा, ठीक ठहरें। आपको आपके सवाल का जवाब हम इधर से देने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़ाया करते हैं, ठीक है जी। इस पे तो मुझसे ग्राफ बनेगा ही नहीं बनेगा यार, ये टाइम ज़ाया करेगा, ठीक है। तो आप छोड़ें, इधर ही बता देता हूँ, ऐसी में एफिशिएंसी दिखा रहा था। तो आप इधर ही देखें, तो इस ग्राफ को, ये हाथ अगर नज़र आ रहा है तो ये एक, अगर ये खैर मुझे थोड़ी सी मैंने इसमें गलती कर दी, मुझे इस ग्राफ के ऊपर शो कर देना चाहिए था कौन सा VL का कौन सा VC का। तो सपोज कर लें कि ये इंडक्टर को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये इंडक्टर का जो है मैक्सिमम आया है। जिस टाइम इंडक्टर का मैक्सिमम है उस टाइम कैपेसिटर का मिनिमम है। और यहाँ अगर आप बिल्कुल इनिशियली ग्राफ पे देखें तो देखें सबसे स्टार्ट में क्या होता है, आप कैपेसिटर को चार्ज किया होता है ना आपने, तो कैपेसिटर की वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होती है। तो आप बिल्कुल ये जो आपकी लाइन है वाई एक्सिस वाली, इस पे जो इंटरसेप्ट है एक ये है और एक यहाँ 0 पे है। तो ये जो आपका ये वाला है पोर्शन, जिधर ये हैंड का आपको वो निशान नजर आ रहा है, ये असल में कैपेसिटर का है। क्योंकि इनिशियली जो है वो कैपेसिटर पे वोल्टेज मैक्सिमम होता है, इंडक्टर पे मिनिमम होता है। क्योंकि इंडक्टर पे किसी किस्म का चार्ज आपने दिया नहीं, कैपेसिटर पे आपने फुल चार्ज स्टोर किया था। जैसे ही आप उसको सिस्टम में अप्लाई करते हैं, कैपेसिटर की वोल्टेज गिरना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। मीटिंग 10 मिनट में खत्म होगी, हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ ये कैपेसिटर की वैल्यू गिर रही है, ठीक है, गिरते 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 ये 0 पे आ रही है। एट द सेम टाइम इंडक्टर में वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज इंक्रीज करते 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 ये मैक्सिमम पे पहुंच गया। ये सेंटर पॉइंट है, अगर आपको लगे, मुझसे बना नहीं सही सेंटर पॉइंट, बट इट इज अ सेंटर पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सा इधर होना चाहिए था। तो ये वो पॉइंट है जहाँ कैपेसिटर अपनी आधी एनर्जी इस इंडक्टर को दे चुका है। अब इससे आगे जब जाएंगे, इंडक्टर का बढ़ता जा रहा है, कैपेसिटर का डिक्रीज होता जा रहा है, यानी अब कैपेसिटर जो है वो इंडक्टर से वोल्टेज में कम हो गया, इंडक्टर ज्यादा हो गया। यहाँ इंडक्टर मैक्सिमम है और इस जगह पे इंडक्टर जो है वो, और कैपेसिटर जो है वो मिनिमम है। और इसी तरह जब कैपेसिटर दोबारा चार्ज होना शुरू होगा तो इस जगह पर इंडक्टर अपनी आधी एनर्जी दे चुका होगा, ठीक है, कैपेसिटर को, और यहाँ फिर कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। और बिल्कुल इसके नीचे जो मिनिमा है, इस मिनिमा का मतलब ये है कि इंडक्टर फुली डिस्चार्ज हो चुका है। तो ये ऑसिलेशन जो है होती रहेगी। फिर इस ऑसिलेशन के नतीजे में, जाहिर बात है आपको पता है, जब भी करंट फ्लो कर रहा होता है तो ऑसिलेशन के नतीजे में, यानी अगर कोई वेरिएबल है ऑसिलेट कर रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। मैं असल में आपको ट्रांसमीटर की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिर जाहिर बात है वो एयर में ट्रेवल करती हुई आप जिधर भी उसको भेजना चाहें भेज सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आते हैं हम लेक्चर 3 की तरफ। लेक्चर 2 का जो पोर्शन है ना, ये वाला इनिशियल, इसको मैंने यहाँ रिपीट किया क्योंकि इसमें इक्वेशंस के जो नंबर हैं वो मैंने नहीं डाले थे, तो फिर मैंने यहाँ इसको दोबारा डाल दिया। आपने इसको कुछ पढ़ा है? जी सर। चलो फिर मुझे
इस टॉपिक को शुरू करने से पहले डैम्प्ड ऑसिलेटर, डैम्प वाइब्रेशन या डैम्प्ड ऑसिलेटर की कोई एग्जांपल बताएं। सर दुनिया में जितनी भी ऑसिलेशंस हो रही हैं वो बेसिकली डैम्प्ड वाइब्रेशंस ही तो हैं। जैसे पेंडुलम को देख लें, उसकी वाइब्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बेसिकली डाई आउट ही हो जाएगी क्या एयर बात फ्रिक्शन की वजह से और हर किसी की वजह से सर। तो यही तो डैम्प्ड वाइब्रेशन है सर। इसके अलावा जो स्विंग की मोशन है सर, अगर बच्चा उसके ऊपर बैठा हुआ है तो हमेशा तो ऑसिलेट नहीं करता ना, आहिस्ता आहिस्ता सर उसकी जो एनर्जी है वो कम होती जाती है। ये भी डैम्प्ड वाइब्रेशन है। और अगर कोई बड़ा बैठा हुआ फिर तो और ज्यादा होगी सर। फिर और जल्दी जो है वो होगा। अब सर ये इक्वेशन के दोबारा जाके देखना पड़ेगा कि अगर मास के अगर वो क्या कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन दे रहा है तो जल्दी डाई आउट होगा, अगर इनवर्स रिलेशन है तो फिर आहिस्ता डाई आउट होगा। इसका फार्मूला क्या था? अगर सर मास बढ़ाएं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर। हाँ, मुझे फार्मूला बताएं जल्दी से पेंडुलम का। ये वो जो आपका स्विंग है वो तो पेंडुलम ही है ना? जी सर। बताएं। एक छोटा बच्चा बैठा है, एक बड़ा बच्चा बैठा है। जी खैर उसकी वो सर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, हर बाकी जो है वो उसमें फिर बहुत सी चीजें आ जाती है। इनर्शिया जो जब जी हैवी होता जाएगा तो उसको रोकना भी मुश्किल होगा सर। मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, लेकिन वो अल्टीमेटली जो भी है वो रुकेगा। ठीक है, जी सर। इसके जी अलावा और भी एग्जांपल? हेलो सर। जी जी। जी सर, मोटर बाइक की सर शॉक्स। और अगर गाड़ी के शॉक हो फिर छोटी सोच ही सर जो रखते भी हैं। हो सर, इसी में है सर। साइकिल की क्यों नहीं बोला, मोटरसाइकिल क्यों सर बोला? सारे गाड़ियों की। नो, साइकिल की क्यों नहीं बोला, मोटरसाइकिल की क्यों बोला? सर वो उसके साथ इस्तेमाल ज्यादा होता साइकिल है। लगता है नई नई मोटरसाइकिल खरीदी है। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। यस सर। जी सर। सर आ रहे हैं। चलो सही। ठीक है, वो शॉक एब्जॉर्बर जो हैं वो भी बेसिकली उनमें भी डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है। ठीक है, और वो डैम्पिंग जो है, फिर आगे डैम्पिंग की मुख्तलिफ काइंड है, वो हम इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन की तरफ फिर जाएंगे, फिर उसको जो है थोड़ा पढ़ेंगे कि ओवर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है या क्रिटिकल डैम्प्ड है। तो नॉर्मली जो हम बात कर रहे होते हैं वो ओवर डैम्प और क्रिटिकल डैम्प की बात नहीं कर रहे होते हैं, वो हम एक अंडर डैम्प सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। अंडर डैम्प सिस्टम का मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम में अगर डैम्पिंग हो रही है तो ऐसा नहीं हो रहा कि वो ऑसिलेट करते करते एब्रप्टली जो है वो रुक जाए, बल्कि उसकी ऑसिलेशन जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। ठीक है, वो डिक्रीज करते 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 जो है उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज करते करते जीरो पे पहुंचता है। ठीक है, तो एक जनरली बात की जा रही है कि नो फ्रिक्शनल फोर्स और रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड। ठीक है, तो अब वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो तो अपनी उस मोशन को कंटिन्यू रखेगा, इसे हम फ्री वाइब्रेशन कहते हैं। वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जो है वो वाइब्रेट करता रहेगा। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप उसको बहुत अच्छा ऑसिलेटर, फ्री ऑसिलेटर बना सकते हैं कि आप उसमें फ्रिक्शन कम से कम जो है वो प्रोड्यूस करें, तो आप उसको जो है वो अच्छा ऑसिलेटर बना सकते हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली उसने रुकना ही है। तो इन प्रैक्टिस फ्री वाइब्रेशन आर नॉट पॉसिबल बिकॉज फ्रिक्शन ऑफ एयर कैन नॉट बी रिमूव्ड। फ्रिक्शन ऑफ एयर की जहाँ बात आएगी उसका मतलब है कि आप कोई ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ डैम्पिंग एयर की वजह से हो रही है। लेकिन अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं जो यहाँ मैंने जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन आगे उस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे कि एक जैसे आपने एलसी सिस्टम पढ़ा इंडक्टर और कैपेसिटर का। इंडक्टर एंड कैपेसिटर के सिस्टम में जो है आपने किसी किस्म की रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं की थी कि आप डायरेक्टली कोई रेजिस्टर जो है इंस्टॉल कर दें उस सर्किट में।
हमने सिंपल उनको दो वायर्स के जरिए जो है कनेक्ट किया हुआ था और हमने ये सपोज कर लिया था कि वायर्स की रेजिस्टेंस जो है वो 0 है, तभी हमने कहा था कि वो अनडैम्प्ड सिस्टम है। तो जब आप डैम्प्ड सिस्टम की बात करेंगे तो हमें उस LC के साथ एक RB लगाना पड़ेगा, R मीन रेजिस्टर। तो LCR सर्किट जो है वो बनेगा। L और C जो है वो उस एनर्जी को ऑसिलेट करवाएंगे। आवाज आ रही है क्योंकि मेरा सिस्टम आज थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है। अच्छा, तो यस सर। हाँ 2 मिनट है, 2 मिनट में हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमें जो है वो सिस्टम जो कैपेसिटर इंडक्टर का सिस्टम है वो ऑसिलेट करवाएगा। रेजिस्टर जो है वो उसमें उस एनर्जी के लिए फ्रिक्शन का काम करेगा। जैसे एक सिंपल पेंडुलम या स्प्रिंग में एयर काम करती है, अगर आप उसकी बात करते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स की, तो उसमें वो जो है वो ऑयल भी हो सकता है और वो एयर भी हो सकती है, जो उस जो है वो शॉक एब्जॉर्बर में डैम्पिंग का फिनोमेना प्रोड्यूस करवा रही है। तो अब जब आप फ्रिक्शन की बात करेंगे तो जाहिर बात है आपको फ्रिक्शन के लिए वो फिर फार्मूला भी लगाना पड़ेगा कि फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं वेलोसिटी के। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप स्लो जा रहे हैं आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस भी नहीं होगी, अगर आप बहुत हाई स्पीड से जा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। इसकी बड़ी एग्जांपल आपके पास क्या है, एरोप्लेन है, ठीक है। एरोप्लेन की शेप को स्ट्रीमलाइन इसीलिए रखा जाता है ताकि उसकी स्पीड जो है वो तो जाहिर बात है, जो स्पीड है उसकी वो उसकी वजह से उस पर फ्रिक्शन भी इतनी ज़्यादा होगी, इतनी हीट जनरेट होगी कि जहाज जो है वो मिनटों के अंदर मेल्ट हो जाएगा, इतनी ज़्यादा जो है उस पर रेजिस्टेंस। लेकिन उसकी शेप को स्ट्रीमलाइन इसलिए रखा जाता है ताकि वो वेलोसिटी वाला जो फैक्टर है जो फ्रिक्शन को लेके आएगा वो मिनिमाइज किया जा सके। तो अब जितनी स्पीड आप नॉर्मली देखते भी हैं, अगर आप मोटरसाइकिल पे साइकिल पे जा रहे हैं, आप अपनी स्पीड को तेज करते हैं तो आपको रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है। जब आप स्लो जा रहे हो तो कोई इतनी रेजिस्टेंस भी नहीं होती। तो सिमिलरली हम यहाँ भी यही बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब जब आपने प्रोपोर्शनलिटी